ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे दिव्य जननी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद। इधर जो भी उपस्थित है सभी के अंदर का दिव्यता को मेरा प्रणाम। आज जो विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है श्री अरविंद's विजन फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड। इस भविष्य दुनिया के लिए श्री अरविंद का क्या स्वप्न है, क्या वो परिकल्पना किए हैं। एक साधक वो बोल रहे हैं द ड्रीम्स ऑफ द डिवाइन आर मोर रियल दैन रियलिटी। जो भगवान जो स्वप्न देखे हैं वो वास्तव से भी और ज़्यादा वास्तव है। तो जब हम इस स्वप्न की बात कर रहे हैं हम इसको स्वप्न की तरह नहीं देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे जो धीरे धीरे ये वास्तव रूप ले रहा है। तो जितना वास्तव का दुनिया आज देख रहे हैं उससे भी वास्तव उनका स्वप्न है, क्योंकि जो एक्चुअल रियलिटी है जो भविष्य में धीरे धीरे वो आने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ग्लिम्स हम लेंगे श्री अरविंद के जीवन के ऊपर, जो दीदी अभी बोले थे। एक चीज़ जो बोल रहे थे जब वो ही वॉज इन लंदन, जब लंदन में थे, एक लाइन आप पढ़ सकते उधर, Aurobindo's attention was now drawn to India and this feeling was soon canalized into the idea of the liberation of his own country। जब वो लंदन में थे उनको भेजा गया था ताकि वो भारत से दूर रह सके, पर उनका जो स्वप्न, उनका जो विजन, इट वाज ड्राइंग इट्स अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया, हाउ इंडिया विल बी लिबरेटेड। इन भारत को कैसे स्वाधीनता मिलेगा, कैसे उसको मुक्ति मिलेगा। तभी जो दीदी बोल रहे थे वो लाइन देख सकते हो, श्री अरविंद खुद बोल रहे हैं आई अपीयर्ड फॉर द ICS बिकॉज माई फादर वांटेड इट। मेरे पापा ने चाहा इसलिए मैं वो ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम वो दिया था। पर लेटर आई फाउंड आउट दैट इट मींट वर्किंग डायरेक्टली फॉर द ब्रिटिश इन रूलिंग इंडिया। मतलब अगर मैं ICS एग्जाम में पास हो गया, क्वालिफाई कर गया, फिर मुझे नौकरी मिलेगा भारत में जो कि होगा अंग्रेजों के अधीन, जो कि मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ICS एग्जाम नहीं दिया। फिर वो आते हैं भारत में, जब उनको 21 साल होता है 1893 में, वो भारत के भूमि पे पदार्पण करते हैं मुंबई के अपोलो बंदर पे। जब वो पहुंचते हैं तो श्री अरविंदो बोलते हैं उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ होम कमिंग, ए वास्ट काम व्हिच डिसेंडेड अपॉन हिम एट द मोमेंट व्हेन ही स्टेप्ड फर्स्ट ऑन इंडियन सॉइल आफ्टर हिज लॉन्ग एब्सेंस। एक 17 साल का उनका जो एब्सेंस था, अनुपस्थित था भारत में, जो भारत का भूमि आके वो स्पर्श करते हैं, एक तीव्र प्रशांति उनके अंदर अवतरित होता है। तो एक भास्ट कैम्प डिसेंडेड, तो वो अनुभव करते हैं ये भारत माटी का स्पर्श है। भारत ऐसा एक भूमि है जिसका स्पर्श मात्र मेरे अंदर वो शांति का एक अवतरण करा रहा है। तो धीरे धीरे उनका भूमिका बढ़ता जाता है भारत में। और दीदी जो बोल रही थी जब वो अलीपुर जेल में थे उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है भारत को लेके, मतलब भारत माटी को लेके, भारत को लेके, फिर उनका एक्सपीरियंस है, अभिज्ञता है, जब वो वासुदेव का दर्शन करते हैं हर जगह पे। तो वो चीज़ वो एक्सप्रेस करते हैं। वो जेल से निकलने के बाद उत्तरापड़ा एक जगह पे उनका एक स्पीच होता है, उधर वो बोलते हैं इन द जेल द थीव्स, द मर्डरर्स, the swindlers, and as I looked at them I saw Vasudeva. It was a Narayana whom I found in these darkened souls and misused bodies। जिधर भी देखते हैं उनको वो डिवाइन को देखते हैं, भगवान को वो देखते हैं। वो ये जो अनुभव उनका होता है उधर से उनको पता चलता है मैं और एक महान काम के लिए इस पृथ्वी में आया हूँ, जिसको मुझे सफल करना है, उसके लिए ही मुझे काम करना है। तभी उनका जो जेल में जो जब थे, उनका जो कोर्ट में जो केस लड़ रहे थे, उनका वकील, उनका लॉयर वो है देशबंधु चित्तरंजन दास। वो उधर बोलते हैं श्री अरविंद के बारे में, लॉन्ग आफ्टर ही इज डेड एंड गॉन ही विल बी लुक्ड अपॉन एज द पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म, एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म एंड द लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत साल चला जाएगा तो श्री अरविंद मतलब मर गए होंगे, उनका शरीर त्याग कर दिए होंगे, और तब उसके बाद भी सिर्फ भारत नहीं का बहुत देशों में, समग्र विश्व में उनका वाणी प्रचारित होगा, प्रसार होगा। वो क्या है, कौन सा वाणी, वो संदेश इस दुनिया को देने आए हैं, इस चारों तरफ पहुंचेगा। मैं बस ब्रीफली टच करके जा रहा हूँ, उनका जो मेन टॉपिक है मैं उधर आऊँगा।
श्री अरविंद के बारे में बोलते हैं, व्हाट श्री अरविंद रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री इज नॉट ए टीचिंग, नॉट इवन ए रिवेलेशन, इट इज अ डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। श्री अरविंद जिस सत्य का इधर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत के इतिहास में, विश्व इतिहास में जिस सत्य का वो उपस्थापित कर रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो सिर्फ एक शिक्षा नहीं है, बस अचानक कुछ था ऐसा प्रकाशित हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली भगवान उनके थ्रू काम किए हैं। भगवान जो निष्पत्ति लिए हैं वो इधर आके वो किसके ऊपर काम किए हैं। तो ऐसा ही एक सोच लेके, ऐसा ही एक थॉट लेके हम आज उनके स्वप्न के बारे में सुनेंगे। तो और दो रिसर्चर्स, जो एक है चाइनीज स्कॉलर, वो भी विश्व भारती विद्यालय में उस वक्त थे 1939, वो श्री अरविंद के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। उनका जो लिटरेचर से, उनका जो विजन है, उसको थोड़ा अध्ययन करके उनके ऊपर बोल रहे हैं, श्री अरविंद इज द ब्रिंगर ऑफ दैट लाइट which will chase away the darkness that envelops the world today। मतलब इस सारे विश्व में, इस भारत में जो अंधकार छाया है, सिर्फ श्री अरविंद वो ही आलोक लाए हैं, वो उजाला लाए हैं, जिसके वजह से ये अंधकार दूर हो जाएगा। फिर और एक वर्ल्ड वॉर 1 का एक ब्रिटिश वॉर करेस्पोंडेंट हेनरी डब्ल्यू नेविंसन, तो बोल रहे हैं, वन ऑफ द साइलेंट मेन आई हैव नोन, ही वाज ऑफ द स्टफ दैट ड्रीमर्स आर मेड ऑफ, बट ड्रीमर्स will act their dreams। मतलब श्री अरविंदो को देख रहे हैं, पूरा शांत है, नीरव है, मतलब कोई देख के पता नहीं चलेगा कि ये ऐसा एक आदमी भारत में है जो कि भारत समग्र विश्व को भी हिला के रख सकता है। दीदी बोल रहे थे, he was termed as the most dangerous man in India in his times during freedom struggle। तो बोल रहे हैं ऐसा एक साइलेंट आदमी, एक नीरव आदमी, पर वो किसी से मतलब गढ़े हुए थे, स्वप्न से गढ़े हुए थे, उसके इतना स्वप्न था। और जो स्वप्न जो ऐसे ही नहीं, मतलब बहुत सारे आदमी स्वप्न देखते हैं, पर ऐसा एक आदमी जो कि स्वप्न को वास्तव रूप देना चाहता है, और ऑलरेडी दैट इज इन प्रोग्रेस, मतलब वो कर रहे हैं भी। तो इसी से हम आते हैं, क्या है वो जो जिसने वो स्वप्न देखा है, उनका स्वप्न क्या है। उनका 5 स्वप्न आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट स्वप्न है फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया, दैट मीन्स एक स्वाधीन और अखंड भारत की प्रतिष्ठा। दूसरा स्वप्न है लिबरेशन एंड काउंसिल ऑफ एशियन नेशंस, वो है एशिया का मुक्ति और पुनर्जागरण। तृतीय स्वप्न है उनका, तीसरा स्वप्न वर्ल्ड यूनियन, विश्व एकता, विश्व का एकत्व। उनका चौथा स्वप्न है इंडिया स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स इंडिया विल बी स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द वर्ल्ड, भारत बनेगा विश्व का आध्यात्मिक गुरु। और उनका 5वां स्वप्न है बर्थ ऑफ न्यू एज, एक नया जाति का आविर्भाव इधर होगा, इधर इस विश्व में, इस पृथ्वी में जन्म होगा। अभी धीरे धीरे हम एक स्वप्न के अंदर अभी जाएंगे। जो भी हो, जब भी श्री अरविंद के साथ इन्वॉल्व होने का बात आता है तो याद आता है, एक साधक थे पौंडीचेरी में, उनका जहाँ श्री अरविंद का आश्रम है, वो बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू गेट इन्वॉल्व विद श्री अरविंद, यू हैव टू बी, यू शुड हैव ए हार्ट ऑफ ए लायन एंड वाइटल ऑफ नेपोलियन। बोल रहे हैं, अगर श्री अरविंद के साथ आप जुड़ना चाहते हो, आपका एक सिंह की तरह, शेर की तरह आपका हृदय होना चाहिए, और नेपोलियन की तरह प्राण शक्ति होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं हम आज सुन लिए और आके थोड़ा याद भी रख लेंगे और जीवन में बस उसको बस बोलते रहेंगे, बाकी लोगों को बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें ये अभी कैरी आउट करना है, इस जीवन में प्रतिफलित करना है, इसके लिए ही काम करना है। इसके लिए हमें एक लायन का हार्ट चाहिए और ऐसा प्राण शक्ति चाहिए जो कभी भी पराहत नहीं होगा। तो ऐसा एक एंथुसियाज्म लेके आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दीदी बोल रहे थे, उनका जो 5 स्वप्न था, भारत 1947 में स्वाधीन हुआ, पर उस वक्त और एक मेजर इवेंट हुआ था भारत में। क्या हुआ था वो? 1947 में 2 चीज हुआ, एक भारत स्वाधीन हुआ और एक मेजर इवेंट हुआ। वो क्या था? Which happened on 14th of August? क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं कहीं? कुछ भी, मतलब एनी गेसेस? आप सबको पता है
14 अगस्त में पहले फॉर्मेशन किसका हुआ? पाकिस्तान का। मतलब इंडिया वॉज डिवाइडेड, भारत का विभाजन हुआ। ये सब लोग नहीं चाहते थे। श्रीमा बोल रहे हैं द ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फॉल्सहुड एंड फ्रॉड। मतलब उसको मिथ्याचार से और फ्रॉड से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। ये भगवान नहीं चाहते थे, ये डिवाइन का विल नहीं था कि पाकिस्तान और भारत से बिछड़ जाए। श्री अरविंदो का उधर ही मतलब उसके बाद उनका जो पहला स्वप्न ही बोल रहे हैं, फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया। पर ये जो उनका जो स्वप्न है तिरुचिरापल्ली रेडियो स्टेशन से वो टेलीकास्ट हुआ था ऑन 14 अगस्त मिडनाइट में। जब भारत स्वाधीन होने वाला है तो उनको रिक्वेस्ट किया गया था भारत के ऊपर उनका कुछ मैसेज वो सबके लिए बांटे। तो वो ये भारत का जो ऊपर जो सारा विश्व के ऊपर जो 5 स्वप्न हैं उनका वो उधर दिए थे। तो श्री अरविंदो बोलते हैं उधर उनका 5 स्वप्न के शुरू से कि जो अगस्त 15 जब भारत स्वाधीन होने वाला है, ये मेरा जन्म दिवस है। दीदी बोल रहे थे ना, अगस्त 15 15 इज द बर्थडे ऑफ श्री अरविंदो। बोले मेरा भी जन्मदिन है, पर ये मैं नहीं सोचता कि ये एक एक्सीडेंट है, ये कोई घटना वशतः हुई, ये घट नहीं गया है, ऐसे कुछ होने वाला था हो गया। इट इज अ सील एंड सैंक्शन ऑफ द डिवाइन। भगवान ने ये चाहा है इस दिन ये चीज घटे। जो काम मैं कर रहा था भारत का स्वाधीनता के लिए, इसका फलस्वरूप ये आज एक गिफ्ट इस दिन मिला है। तो आई विल टेक इट एज ए गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन। तभी वो बोल रहे हैं अभी हम जो देख रहे हैं भारत में और सारा विश्व में जो जो घटनाएं घट रहे हैं, तो कुछ कुछ स्वप्न मेरा पूरे होते जा रहे हैं, पर कुछ स्वप्न अभी तक पूरा नहीं हुए हैं और पूरे होने के रास्ते में है। तो आई विल टेक दिस एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू दिस ड्रीम्स। तो तभी वो 5 स्वप्न बोल रहे हैं। तो उनका पहला स्वप्न है एक स्वाधीन और अखंड भारत का प्रतिष्ठा। बोल रहे हैं भारत अभी स्वाधीन हो चुका है, पर वो 2 भागों में, बहुत सारे भागों में बंट गया है। भारत अभी अखंड नहीं है। श्री अरविंदो वो अनुभव कर रहे हैं भारत का एक आत्मा है। भारत एक जड़ भूमि नहीं है, वो सिर्फ जंगल पर्वत नदी झरना नहीं है। भारत एक माँ है, उसका एक आत्मा है। अगर हम एक पूर्ण आदमी है, हमारा हाथ काट दिया जाए, अब कभी बोलेंगे हम अखंड मनुष्य हैं, हम पूर्ण आदमी हैं, कभी बोल नहीं सकते। हम कभी हमको पूर्ण भी समझेंगे नहीं। तभी वो बोल रहे हैं कुछ भाग अगर भारत से छीन लिया जाए जो कि भारत का है, तो भारत खुद को कभी अखंड नहीं कह सकता। तो वो कंप्लीट होने के लिए, वो अपना मैसेज सारे विश्व में पहुंचाने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट भारत इंडिया शुड बी यूनाइटेड। तो ये बोल रहे हैं ये अखंड भारत का प्रतिष्ठा ये सिर्फ भारत के लिए जरूरी नहीं है। इट इज एज मच इम्पोर्टेंट टू एशिया एंड एज मच इम्पोर्टेंट टू द होल वर्ल्ड। एशिया के लिए भी गुरुत्वपूर्ण है और सारे विश्व के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो तभी बोल रहे हैं ये कैसे संभव है। अभी देख के लगता है जैसे पाकिस्तान के साथ भारत के साथ कभी जुड़ेगा ही नहीं। तो श्रीमा बोल रहे हैं द डिवाइन हैज डिफरेंट प्लान्स। अगर पाकिस्तान राजी नहीं होता भारत के साथ मिलने के लिए, क्या होगा, ऐसा एक उनके अंदर एक आभ्यंतरीण एक प्रॉब्लम आएगा और पाकिस्तान 5 भागों में बट जाएगा। फिर हर भाग वो चाहेगा भारत के साथ मिलने के लिए। तो ये ऑलरेडी एक प्रोसेस मतलब वो शुरू हो चुका है। पर पहला चीज़ है हम खुद कितना प्यार करते हैं। हम भारत का जो माटी है वो उनको कैसे हम कितना प्यार करते हैं। दीदी जो बोल रहे थे युद्ध रहेगा, पर वो युद्ध प्यार का युद्ध होगा। हम पाकिस्तान को कितना प्यार करते हैं हम देखेंगे। हम सबके अंदर घृणा ही घृणा है, पर ये चीज़ शुरू होगा जब हम जो हमारा है हम उसको प्यार करने लगेंगे। तो ये युद्ध होगा प्यार का युद्ध। तो वो चीज़ वो खींचा होते आएगा हमारे पास। तो इसके वजह से अभी वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। देयर हैज बीन ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। शिक्षा में, कला में, संस्कृति में, हर जगह हम शेयर कर रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान के लोग इधर आ रहे हैं, भारत के लोग उधर भी जा रहे हैं और दूसरे मंच पर वो खड़े होके मतलब खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर की यूनिटी मतलब डिफरेंट लेवल्स में आना चाहिए। तो स्लोली इट विल लीड टू द यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया पाकिस्तान। और वो जो यूनाइटेड इंडिया होगा, वो अखंड भारत होगा। वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं,
बोल रहे हैं देयर विल बी 9 कंट्रीज इन्वॉल्व इन दैट यूनाइटेड इंडिया. इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, Bhutan, Burma, Tibet and Sri Lanka, also Bangladesh. These 9 countries will be united together to make a united India. So ये होने वाला है, मतलब ये जैसा मतलब सूरज जैसे आ रहा है हर दिन, जितना सत्य है वैसा ही सत्य है, एक दिन अखंड भारत का प्रतिष्ठा होगा. एंड दिस अखंड भारत का ये जो अखंड भारत का प्रतिष्ठा, ये भारत के लिए, एशिया के लिए, सारा विश्व के लिए उतना ही गुरुत्वपूर्ण है. तो इसी से जाएंगे हम उनका दूसरा स्वप्न को, जो है लिबरेशन एंड काउंसिल ऑफ एशियन नेशंस. उससे पहले एशिया के बारे में थोड़ा जानने से पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा. हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया? एशिया में कितना देश है? एनी गेसेस? कुछ इस पे गेस करके बता सकते हो. 30, 40, 50, 60, 20? जो हमारा कंटिनेंट है उसके ऊपर इतना छोटा सा नॉलेज तो हमें मतलब रहना चाहिए. कितने कंट्रीज हैं हमारा जो कंटिनेंट है एशिया? ओके, देयर आर टोटल 48 कंट्रीज इन एशिया. तो एशिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, मतलब जो थोड़ा पावरफुल कंट्रीज है, उनका नाम आप बता सकते हो? ओके, चाइना, देन ओके, रशिया गोज बोथ इन एशिया एंड यूरोप. मतलब इंडिया आपको पावरफुल नहीं लगता? या एशिया में इंडिया है ही नहीं? और क्या बोल रहे थे? जापान. ओके, आप देखोगे अगर थोड़ा कुछ साल के अंदर आप इतिहास को देखोगे तो धीरे धीरे देखेंगे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, वो सब हम देखते हैं पावरफुल दिखते हैं, तो धीरे धीरे वो सब कंट्रीज बैंकरप्ट होने लगे हैं. मतलब जितना वो पावरफुल थे वो बहुत सारे लोन करके ही पावरफुल बने थे. अभी धीरे धीरे उनका पल्ला और भारी नहीं है. दे आर डिग्रेडिंग. एट द सेम टाइम, समान समय पे अभी टाइम्स मैगजीन बता रहा है इंडिया एंड चाइना आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द होल वर्ल्ड. एंड कुछ सालों में भी बहुत ज़्यादा सबसे पावरफुल बनेंगे. और एक कंट्री है जापान. अभी 1945 में जापान में क्या हुआ था? अर्थक्वेक हुआ था. क्या क्या? अच्छा, 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था? एटम बम का एक्सप्लोजन हुआ था. तो उसके वजह से मतलब एक विध्वंस हुआ उधर. पर आप देखोगे कितने कम सालों में वो फिर जो खोए थे उसको पा लिए, फिर पावरफुल बन गए. जापान इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, जब ध्वंस होने के बाद भी. तो श्री अरविंद बोल रहे हैं एशिया के पास वो शक्ति है. एशिया कोई साधारण वैसे जाति नहीं है. एशिया इज वन. ऑल द कंट्री, जितने भी कंट्रीज है एशिया में, उनका सोल एक है, एक टाइप का सोल एक है. उनका सोल बहुत पावरफुल है. तो उनको जितना भी आप नीचे भेज दोगे वो उतना ऊपर उठने का उनका शक्ति है. तो बोल रहे हैं ये जो प्राच्य देश है उसके पास वो शांति है, उसके पास वो समता है, उसके पास वो भ्रातृत्व है, उसके पास वो अंदर का जो शक्ति है, वो जितना भी वो नीचे जाएगा फिर ऊपर खड़े होगा. तो जापान के पास ऐसा ही शक्ति है. इवन भारत और चाइना के पास भी ऐसा ही शक्ति है. तभी श्री अरविंद बोल रहे हैं हम देखेंगे बहुत साल पहले, जब भी मान लो 5000 साल 10,000 साल से पहले, जब भारत का आविष्कार ही नहीं हुआ था, भारत तक कोई पहुंचा ही नहीं था, तो बोल रहे हैं कैसे ही नहीं पहुंचा? भारत का कोई आविष्कार इतने लेट में क्यों हुआ, विलंब क्यों हुआ भारत को आविष्कार करने के लिए? तो बोल रहे हैं भारत को अगर स्ट्रक्चर देखोगे, उसका ऊपर में क्या है? हिमालय है, और बाकी तीनों तरफ उसका ओशन है, बंगोपसागर, अरब सागर एंड भारत महासागर. तो उसके वजह से भारत पूरा एक आइसोलेटेड हो गया था. कोई भारत के अंदर घुस नहीं पा रहा था. भारत को ही पता नहीं था भारत के मतलब उसको छोड़कर और कुछ दुनिया में है. तभी भारत अपने खुद के साधना में मग्न था.
तो भारत बहुत रहस्य उधर से निकाला। अब देखोगे वेद है, उपनिषद है, तभी उसी समय में निकला। मतलब इस विश्व में जितना समस्या है उसका समाधान भारत के पास है। पर इट वॉज द डिवाइन प्लान। जो भारत के अंदर विदेशी आए, वो एक चांस मिला उनको भारत के अंदर आने के लिए, क्योंकि ये डिवाइन का प्लान था। क्योंकि भारत के पास जो मैसेज है, भारत के पास जो जवानी है, सबके पास पहुंचना चाहिए। तो बाकी जो इधर आए तो इधर से वो लेके उधर गए, उनके देश में गए। तो भारत का वो जो मैसेज, वो गीता, भागवत, ये सब बाहर कैसे गया? जितना भारत के लोगों को भी कभी नहीं पता, उनको विदेशियों को पता। कैसे? ये इधर से वो ट्रांसमिट करके लिए, ट्रांसफर करके लिए। वो बोल रहे हैं श्री अरविंद, ये भारत का जो डिवाइन का प्लान था, भगवान का ये योजना था कि भारत के ऊपर विदेशी का आक्रमण हो। पर प्रॉब्लम ये हुआ, भारत ये स्वीकार कर लिया उनका पराधीनता, इसलिए भारत दुर्बल हो गया। पर अभी समय आया है, भारत का मैसेज सारा विश्व में पहुंचेगा। पर विश्व से पहुंचने के लिए पहला मैसेज जाएगा एशिया को। तो वहीं श्री अरविंद बोल रहे हैं, एशिया हैज अराइजन, ओनली a little has to be done। एशिया का जागरण हो गया है, अभी थोड़ा सा ही काम बाकी है। पर देयर इंडिया हैज ए पार्ट टू प्ले। उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तभी भी बोल रहे हैं, द सन ऑफ इंडियाज डेस्टिनी वुड राइज एंड फिल ऑल इंडिया विथ इट्स लाइट एंड ओवरफ्लो इंडिया एंड ओवरफ्लो एशिया एंड ओवरफ्लो द वर्ल्ड। तो बोल रहे हैं, भारत के पास जो मैसेज बानी जाएगा, पहले एशिया तक पहुंचेगा, उसके बाद सारा विश्व तक पहुंचेगा। तो बोल रहे हैं, एशियन कंट्रीज को लेके एक फेडरेशन बनेगा, एक फेडरल बनेगा। तो उनका मुख्य भूमिका ग्रहण करेगा उसमें भारत। तो उसी से जाता है जो बोल रहे हैं ओवरफ्लो द होल वर्ल्ड। उससे उनका तृतीय स्वप्नों को हम कोरिलेट कर सकते हैं। उनका थर्ड ड्रीम है वर्ल्ड यूनियन, एक विश्व एकता। अभी विश्व एक नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर एक होता तो कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता, अगर एक होता तो कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, अगर एक होता तो अभी हम सोच नहीं होते कि कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। क्योंकि हम किसी ना किसी चीज़ से बंटे हुए हैं। थोड़ा कुछ साल पहले जाएंगे, मतलब बहुत साल पहले, तभी फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही काला गोरा का जो भेदभाव है बहुत था। करंट चला गया। जो काला गोरा का भेदभाव ये बहुत था। मतलब जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को सोच रहे थे कि ये जानवर है, बहुत निम्न श्रेणी के हैं, तो ये हमारे समकक्ष नहीं है, हम ऊंचे हैं। तो ये एक सेपरेट करके रखा था पूरा विश्व में। अभी वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सेम चीज़ भारत में नहीं था, पर भारत में ये जाति का भेदभाव बहुत था। मैं उच्च जाति का हूँ, वो निम्न जाति का है, मैं ब्राह्मण हूँ, वो शूद्र है। मतलब मैं हमारा मैरिज सेरेमनी हो, मतलब उसको पानी भी नहीं पीने देंगे, ऐसा कुछ। मतलब जो पानी जिसमें पिएगा हम नहीं उसमें पी सकते। एक श्रेणी का एक मतलब एक डिवीजन था। तो अभी हम देखेंगे ये सब चीज़ें धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। अभी जो काला गोरा का भेदभाव नहीं है भारत में, अभी उतना वो उच्च श्रेणी नीचे श्रेणी का भेदभाव भी धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। मतलब सारा विश्व एक एकता के ओर जा रहा है। पर मतलब जो पहला विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद हमारा जाति संघ का प्रतिष्ठा हुआ। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का फिर उसका प्रतिष्ठा हुआ। पर श्री अरविंद बोल रहे हैं दैट इज नॉट परफेक्ट टिल नाउ। वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मेजर कंट्रीज उसमें उनका भूमिका है वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो वो भी लगे हैं कैसे भी और एक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, हम एक दूसरे को ध्वंस कर लें। तो एक समय आया है जो और एक कंट्री को वो लीड लेना पड़ेगा सारे विश्व में, वो है भारत। भारत अगर सारे विश्व को लीड करेगा तब जाके एक नया परिवर्तन एक आ सकता है। तो दिन एक भारत का मतलब सारा विश्व का एक एकता आएगा। तो वही श्री अरविंद बोल रहे हैं, ए न्यू स्पिरिट ऑफ वननेस विल टेक होल्ड ऑफ द ह्यूमन रेस। एक ऐसा एक स्पिरिट हमारे अंदर आएगा वननेस का। हम डिफरेंट जगह पे हैं, डिफरेंट देश का है, डिफरेंट लोग हैं, पर हमारे अंदर एक वननेस का एक स्पिरिट आएगा। हम फील करेंगे, ऐसा अनुभव आएगा हम दूसरों से अलग नहीं है। तो ये काम अभी शुरू हो गया है। देखते हैं हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कुछ अभी लग रहा है समय ये सब कुछ बिगड़ गया है, पर एक समय आएगा इसका जरूरत था।
हम एक दूसरे को इधर एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो ये एक वननेस की तरफ सारा विश्व जा रहा है। तो इसीलिए तो ये डिवाइन का एक ड्रीम था, भगवान का एक स्वप्न था। तो उसके लिए हमें अभी काम करना से शुरू करना पड़ेगा। तो श्री माँ देख रहे हो, श्री माँ का स्वप्न था इस दुनिया में ऐसा एक जगह बने जो सारे विश्व के आदमी, सारे देश का आदमी एक जगह रह सके। कोई उधर नहीं सोचेगा कि मैं उस देश का हूँ, मैं उस देश का हूँ, मैं भारत का हूँ, मैं अमेरिका का हूँ, मैं इंग्लैंड का हूँ। उधर कोई नहीं सोचेगा मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। ऐसा एक जगह होगा जहाँ अपने लिए वो काम करने नहीं कोई आएगा, सब लोग आएंगे भगवान की सेवा के लिए। उनका एक ही लक्ष्य होगा, वो दे विल लिव फॉर द डिवाइन। तो उनका स्वप्न का एक रूप ऑलरेडी बन चुका है। आपको पता है तमिलनाडु का एक सिटी है, उसका नाम है ऑरोविल। कभी सुने हो उसके बारे में? तो अगर चांसेस मिले आज जाके तो गूगल में सर्च करना, ऑरोविल तमिलनाडु का एक सिटी है। तो स्पेशली बना है, तो किसी वो देश, कोई देश का नहीं है, वो भारत में है पर भारत का नहीं है। उसमें हर देश का आदमी आके उधर रह रहे हैं। और दैट इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड यूनिटी। उसका जो प्रतिष्ठा हुआ 1968 फरवरी 28 में, उस वक्त 126 देश का मिट्टी और भारत का 23 राज्यों से मिट्टी आके उधर एक सिंबलिकल फॉर्म में रहा, ताकि ये सारा विश्व इधर एकत्रित हो रहा है। अभी बहुत सारे देशों से उधर लोग आके हैं और उनका एक ही लक्ष्य है, मतलब एक जरूर एक अच्छा जिंदगी तो जीना है, पर वो जिंदगी भगवान के लिए जीना है। उन्हें एक सी लक्ष्य है। उधर धीरे धीरे मनी ट्रांजैक्शन भी नहीं है। उधर आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम जो पैसे का जो कारोबार होता है उससे भी हम मुक्त हो जाए। जो व्यक्ति हैं उनके पास में जो चीज़, मतलब वो चीज़ उनको और काम में नहीं है, वो एक कम्युनिटी सेंटर है, उधर जाके रख लेते हैं। और बाकी लोग जो उनको चाहिए वो चीज़ वो उधर से ले आते हैं। मतलब इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन ऑनेस्टी। मतलब एक नया परिवर्तन आ रहे हैं जो अभी हमारे समाज में हम सोच भी नहीं सकते। दैट इज गेटिंग शेप इन ऑरोविल। तो धीरे धीरे हम देखेंगे ये जो श्री अरविंद का जो तीसरा स्वप्न है वर्ल्ड यूनियन, ये धीरे धीरे उसका रूप मिल रहा है। तो इससे हम जाएंगे उसका चौथा स्वप्न को। जब वर्ल्ड यूनियन जो होगा तो इसमें भारत का एक प्रमुख भूमिका होगा। तो बोल रहे हैं इंडिया विल बी द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको अगर पूछूंगा गुरु का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु? पीछे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इधर थोड़ा अटेंशन दो। गुरु का मतलब क्या है? गु मतलब डार्कनेस, अंधेरा। रु मतलब लाइट, मतलब उजाला। मतलब गुरु इज हु ही लीड्स अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले रहा है उसको बोलते हैं गुरु। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? अध्यात्म क्या है? भगवान। कोई भी बोलो, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? मतलब कोई नाम सुने होगा अध्यात्म का मतलब? कुछ भी, एनी गेसेस, मतलब कोई भी कुछ गेस कर सकते हो। भगवान के प्रति हमारे रहने वाला प्रेम। भगवान के प्रति हमारे रहने वाला प्रेम। ठीक है। देखो एक चीज, जब विवेकानंद को पूछा गया, मतलब व्हाट इज द, बोल रहे हैं व्हाट इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। सारे देश का एक बैकबोन है। कोई देश का बैकबोन उसका इकोनॉमिक्स हो सकता है, किसी चीज़ का उसका कल्चर हो सकता है, उसका ट्रेडिशन हो सकता है। पर जो पूछा गया तो इंडिया का बैकबोन क्या है, तो विवेकानंद बोल रहे हैं द स्पिरिचुअलिटी इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा बैकबोन है, अगर उसको हम नहीं जान रहे हैं तो हमारा जीवन का भी मूल्य नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, यू शुड एबल टू टेल इट, ओके? क्योंकि वो हमारा बेस है, जिससे हम पैदा हुआ है, जिससे हमारा सृष्टि हुआ है, वही हमारा सोर्स है। उसको छोड़ के हम कभी जी नहीं सकते। और जीने की कोशिश करेंगे विल सुन पेरिस, हमारा विनष्ट हो जाएगा। कि वो हमें अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं वो क्या चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हम वो कहाँ से शुरू हुआ है? एक डिवाइन प्रेजेंस में।
हर चीज में, इस दुनिया के सारे वस्तु में डिवाइन का प्रेजेंस है, भगवान का उपस्थिति है। वो अगर हम महसूस कर पा रहे हैं, उसके साथ हम कनेक्टेड हो रहे हैं, और वो उससे कनेक्टेड होके हमारा जीवन, उसके साथ जुड़ना, वही है स्पिरिचुअलिटी। अब जो बोल रहे थे सही थे, भगवान के साथ प्रेम है, ठीक है, पर वो उनके साथ हमें कनेक्टेड होना है, उनके साथ जुड़ना है। अगर वो जुड़ के अगर हम कोई काम कर रहे हैं, वही हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है। ये मैसेज सबको पता नहीं है, मतलब तो ये इतना सिंपल चीज है, इतना साधारण चीज है, मतलब सबको पता होना चाहिए, सबको पता होगा, पर सारे विश्व को ये बात पता नहीं है। मतलब ये थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होता है, इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो भारत ऐसा एक देश है जो ये मैसेज वो सारा विश्व में वो पहुंच जाएगा। अभी हम देखेंगे कि क्या स्पिरिचुअलिटी क्या है। एग्जाम्पल दूंगा, कोई फॉरेन कंट्री में आप जाओ, अगर कोई व्यक्ति मतलब इंजर्ड होगा, उधर आएगा, तो पहले देखेंगे उसके पास कितना पैसा है, ऐसे उसको कभी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। फिर फॉर्म भरेगा, पैसा जमा करेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। पर भारत ऐसा एक कंट्री है, अभी क्या सिचुएशन है मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारत का जो मूल स्वरूप है, व्यक्ति कहाँ से भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको पूछेंगे नहीं तुम्हारे पास कितना पैसा है, क्योंकि वो इंसान को नहीं देखते हैं, इंसान के अंदर क्या है वो उसे देखते हैं। जो अपने अंदर देखते हैं वो उसके अंदर भी उनको मिलता है। अभी देखेंगे वो जो फॉरेनर्स इधर से वो गीता भागवत वो लेके गए फॉरेन कंट्रीज में, वो उधर देख रहे हैं ये सारे ज्ञान जिस देश में है, वो देश एक साधारण जाति नहीं है। सिर्फ तो बोल रहे हैं वी आर नो ऑर्डिनरी रेस, हम ऐसा एक देश में पैदा हुए हैं जहां भगवान कई बार पैदा हुए हैं, वो इधर आए हैं अवतार लेके, ये भूमि को वो मतलब पवित्र किए हैं। तो जिस देश में इस भगवान आ सकते हैं वो कोई साधारण जाति नहीं है। तो अभी फॉरेनर्स के पास जब मतलब फॉरेन कंट्रीज में कुछ लोग मतलब वो पुनर्जन्म के ऊपर भी विश्वास कर रहे हैं, जो कंसेप्ट उनका कभी था ही नहीं। तभी एक अमेरिकन लेडी एक स्पीच में बोल रहे हैं, आर वी मतलब अमेरिकन्स बिकमिंग हिंदूज नाउ। तो बोल रहे हैं हम धीरे धीरे हिंदू होते जा रहे हैं क्या। हम हिंदू मतलब ये धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हिंदू धर्म का सृष्टि हुआ है सनातन धर्म से। वो सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, मतलब सारा धर्म का सृष्टि इधर से ही सनातन धर्म से ही हुआ है। वो सनातन धर्म बोल सकते हैं, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द बेस ऑफ होल ह्यूमैनिटी, तो मानवता का धर्म है। तो वे बोल रहे हैं आर वी बिकमिंग हिंदूज नाउ, मतलब हम धीरे धीरे हिंदू होते जा रहे हैं क्या, क्योंकि जहाँ से हमारा सोर्स है उसके साथ हम धीरे धीरे कनेक्टेड हो रहे हैं क्या, वैसा एक सोच आ रहा है। तभी देखिए जब विवेकानंद गए थे पहले बार अमेरिका में शिकागो में, उनका जो स्पीच हुआ था, वो पहला सेंटेंस उनका क्या था? पहला चीज एक बोले थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। देखो उस वक्त वो चीज कभी कोई सोच ही नहीं पा रहा है कि मतलब उसके लिए इतना ताली क्यों हुआ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उसके बाद उस पहले कभी नहीं था। अभी हम सबको ब्रदर सिस्टर बोल रहे हैं, ब्रो सीस कुछ भी बोल रहे हो आप, पर ये कॉन्सेप्ट तब नहीं था। तभी हम सोच भी नहीं पा रहे थे कोई और एक देश से आ रहा है, हम उसको ब्रदर्स कैसे बोल सकते हैं, सिस्टर कैसे बोल सकते हैं, हम किसको भाई बोलते हैं, किसको बहन बोलते हैं। जो मैं अपने माँ से जो पैदा हुए उसको हम भाई बहन बोलते हैं, हमारा रिलेटिव के अंदर उसको बोलते हैं। मतलब कोई दूसरा कंट्री से आया है, हम उसको अपना भाई बहन बोल रहे हैं, मतलब जो मेरे अंदर है मैं उधर देख पा रहा हूँ, मेरे अंदर जो है तुम्हारे अंदर भी वही है, मेरे अंदर जो आत्मा है तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है, इसीलिए वो ब्रदर्स एंड सिस्टर बोल पाए। तभी वो देख रहे हैं ये एक नया आविष्कार है उनके लिए। सब ये ही भारत का एक मैसेज है, तो सबके अंदर की जो आत्मा है उसका आविष्कार करना। तो ये कोई साधारण जाति का काम नहीं है। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं ये मैसेज अभी भारत पूरे विश्व में पहुंच जाएगा। ये पहुंचा कौन सा मैसेज होगा जो मेनली वो भारत सब तक पहुंचा सकता है। तभी आता है श्री अरविंद का 5वां स्वप्न, वो है क्या था 5वां स्वप्न? बर्थ ऑफ ए न्यू एज। थैंक यू। याद है बर्थ ऑफ न्यूज मतलब क्या है, एक नया जाति इधर आने वाला है। श्री अरविंद बोल रहे हैं जैसे हम विवर्तन का प्रक्रिया देखेंगे, विवर्तन की प्रक्रिया में जब पृथ्वी का सृष्टि भी नहीं हुआ था, उसके बाद
तो सारा विश्व ब्रह्मांड सिर्फ एक जड़ भूमि था, फिर पृथ्वी का सृष्टि हुआ, उसमें पानी आया, पानी के अंदर फिर उद्भिद का मतलब ट्रीज मतलब उसका सृष्टि हुआ। उसके बाद धीरे धीरे एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जो जलचर जीव हैं उनका सृष्टि हुआ। फिर उसके बाद पशु पक्षी आए। तो उसके बाद शेष में कौन आ रहा है? बंदर। पर बंदर से हम सोच रहे हैं मनुष्य का सृष्टि मतलब किससे हुआ है? मतलब हम पहले क्या थे? बंदर थे। तो ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, फिर धीरे धीरे बंदर धीरे धीरे आदि मानव होके मनुष्य की इस अवस्था में पहुंचा है। अगर चेंज इज परमानेंट, अगर परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो मनुष्य जिस स्थिति में है उधर रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। इसका मतलब हम इवोल्यूशन का स्टेप में, विवर्तन का गति में हम मनुष्य से और एक श्रेष्ठ जीव में भी परिवर्तित हो सकते हैं। तभी श्री अरविंद बोल रहे हैं ये संभावना मतलब ये दिस इज परमानेंट, मतलब दिस इज ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ इज बिकमिंग ए रियलिटी। दैट मीन्स जैसे हम बंदर थे, बंदर से मनुष्य हुए, हमारा कुछ कुछ अंदर का परिवर्तन हुआ, हमारे अंदर बहुत सारी चीज परिवर्तन हुआ। ऐसे ही हमारे प्रकृति का और कुछ चीजें जब परिवर्तित हो जाएंगे तो हम एक नया तरह का मानव जाति में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसको वो बोल रहे हैं अति मानव। तो दीदी कुछ देर पहले बोल रहे थे श्री अरविंद और श्री माँ जब साधना कर रहे थे, श्री अरविंद का 40 साल का जो साधना, उसका परिणाम के स्वरूप वो एक शक्ति को इधर अवतरित किए हैं जिसका नाम है अतिमानस शक्ति। वो अतिमानस शक्ति 1950 दिसंबर 5 में उस श्री अरविंद का शरीर में अवतरित हुआ। उसके बाद 1956 फरवरी 29 में वो अर्थ का एटमॉस्फेयर में वो अवतरित हुआ। फिर 1967 के बाद वो पृथ्वी के इस वातावरण में काम कर रहा है। बोल रहे हैं इस शक्ति के स्वरूप, इस शक्ति का जो काम क्या है, तो ये धीरे धीरे वो नया मानव जाति को सृष्टि करेगा। मतलब हम जो अभी तक चाहते आए हैं, सब लोग चाहते हैं हमें एक परमानेंट खुशी मिले। कोई चाहता है मुझे कोई डिजीज हो, कोई रोग में पड़ना चाहता है, कोई बूढ़ा होना चाहता है। हम चाहते हैं एक मतलब एक चिरंतन एक युवा अवस्था हम का चाहते हैं, हम एक परमानेंटली हम एक यूथ चाहते हैं, यंग फेज चाहते हैं। कोई मरना चाहता है, हम सब अमरत्व चाहते हैं। तो अभी जो नया जाति आ रहा है, जो मनुष्य के पास लैक है, जो अभाव है मानव के पास, वो चीज इधर थोड़े क्रिएट होते जाएंगे। तो वही बोल रहे हैं श्री अरविंद, एक नया मानव जाति आ रहा है, पर ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसके लिए राजी होते हैं कि नहीं। देखिए जब बंदर था, सारे बंदर क्या मनुष्य हो गए? नहीं। उसके अंदर कुछ बंदर जरूर अपने अंदर एक स्वीकृति दिए होंगे कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ, जो मेरे पास अभाव है मैं उस तक पहुंचना चाहता हूँ। तो तभी वो बंदर मनुष्य में मतलब परिणत हुए। कुछ बंदर चाहे होंगे कि मेरा जो पूंछ है मैं उसमें ही खुश हूँ, मैं इस पेड़ से वो पेड़ को जंप मार के ही खुश हूँ, मुझे एसी रूम नहीं चाहिए। तो वो बंदर कभी मनुष्य नहीं बन पाएंगे। जो बंदर की जो अवस्था है उसमें खुश नहीं होंगे, वही चाहे होंगे मैं और कुछ बनना चाहता हूँ। श्री अरविंद बोल रहे हैं वही बंदर वो मनुष्य की अवस्था में आए होंगे। तो जिस मनुष्य वर्तमान की अवस्था में सेटिस्फाइड है, वो तो इसी अवस्था में रह जाएंगे। पर कुछ मनुष्य हमारे अंदर वो चाहेंगे मैं और कुछ बनना चाहता हूँ, जो चीज मनुष्य अभी तक पा नहीं पाया है मैं वो पाना चाहता हूँ। तो वही मनुष्य इसमें मतलब रूपांतरित होंगे। वो एक चीज बुला रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट एक ला रहे हैं जो अभी तक कोई पृथ्वी में नहीं बोला है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, मनुष्य का चेतना का रूपांतरण। उसका जो प्रकृति है, जो दीदी बोल रहे थे, हमारा जो लोअर नेचर है वो धीरे धीरे परिवर्तित होगा, एक नया तरह का उस मनुष्य इससे धीरे धीरे सृष्टि होगा। तो श्री अरविंद माँ बोल रहे हैं, श्री माँ बोल रहे हैं, यू कैन बी श्योर दैट द बेस्ट पॉसिबल विल हैपन एंड दैट द होल वर्ल्ड इज गोइंग एज क्विकली एज पॉसिबल टुवर्ड्स दिस गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन। एक सुवर्ण रूपांतर होने वाला है, सारा विश्व धीरे धीरे वहां तक पहुंचेगा। तो इसी से ही मैं ये सेशन रखूंगा।
a conscious frame was here a self-born thought.